नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। परीक्षाएं चल रही हैं और ख़ास तौर पर जो है आपके सवाल जो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स का है कि कितने नंबर वाला पास होगा, कैसे वो पास होंगे। परीक्षाएं चल रही हैं, उनके मन में बहुत ही उधेड़-बुन चल रही है। इसी सवाल का जवाब लेने के लिए हम पहुँचे हैं ड्यू के एग्ज़ाम ब्रांच में और हमारे साथ एक बार फिर हैं ड्यू एग्ज़ाम ब्रांच के OSD प्रोफेसर अजय अरोड़ा। स्वागत है प्रोफेसर अरोड़ा हमारे चैनल पर। नमस्कार और धन्यवाद मुनमुन जी। आपके जो हमेशा क्वेश्चन होते हैं वो हमेशा स्टूडेंट सेंट्रिक होते हैं, तो आप इसके लिए बधाई के पात्र हैं। अब मैं सीधा ही आपकी क्वेश्चंस पे आता हूँ। इसके एक्चुअल में दो भाग हैं। पहला भाग कि वो किसी पेपर को या किसी विषय को कैसे उसको उत्तीर्ण करते हैं, यानी कि उसको पास करते हैं। अगर वो पास नहीं करते हैं तो क्या उसमें फेल होता है या क्या होता है। और उसके बाद में अब वो एक क्लास से यानी कि एक फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में कैसे प्रमोट होगा और सेकंड ईयर से थर्ड ईयर में कैसे प्रमोट होगा, और थर्ड ईयर अगर वो 3 साल का कोर्स कर रहा है तो क्या और वो कैसे एलिजिबल होगा जिस एंड में, ताकि उसको डिग्री मिल सके। तो हम पहले इसकी शुरुआत करते हैं फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट से। तो जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट एडमिट हुए वो पहले सबसे पहले एग्ज़ाम के लिए अपना एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भरते हैं। इसके लिए उसका रजिस्ट्रेशन होता है रेगुलर और NC वेब का हमारे समर्थ पोर्टल पे होता है, और जो SOL के हैं उनके फर्स्ट सेमेस्टर का भी एक समर्थ पोर्टल है जो कि स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग उसको देखता है, और उनके सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए एक अलग पोर्टल है, उसमें वो रजिस्टर्ड होते हैं। क्योंकि हमारे अब जितने भी कोर्स चल रहे हैं अंडर ग्रेजुएट में वो सारे सेमेस्टर बेस हैं, अर्थात फर्स्ट ईयर जिसको हम पार्ट 1 कहते हैं, पार्ट 1 में 2 सेमेस्टर होते हैं, सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2, पार्ट 2 जिसको प्राय स्टूडेंट सेकंड ईयर कहते हैं उसमें सेमेस्टर 3 सेमेस्टर 4, इसी तरह पार्ट थर्ड ईयर सेमेस्टर 5 और सेमेस्टर 6। तो जो आपने पढ़ा है, जो पेपर पढ़े हैं उनके पेपर कोड आप एग्जामिनेशन फॉर्म में भरते हैं। तो फर्स्ट ईयर का जो स्टूडेंट है, पार्ट 1 का जो स्टूडेंट है, वो अपना फॉर्म भरता है। जो NEP में है उसके अंदर आपके पास 7 पेपर की चॉइस होती है, आप 7 पेपर लेते हैं। शायद ये सबको पता भी होगा, नहीं पता होगा तो आपके माध्यम से मैं ये भी बताना चाहूँगा कि NEP में ये भी प्रोविज़न है कि अगर आप किसी वजह से इसको थोड़ा सा मुश्किल पा रहे हैं तो आप 7 की जगह से कम पेपर भी ले सकते हैं, लेकिन उनका टोटल क्रेडिट जो है वो किसी हालत में 18 से कम ना हो। आपको नॉर्मली 22 क्रेडिट के पेपर लेने होते हैं जो 7 होते हैं, और अगर आप चाहें तो 26 क्रेडिट तक एक्स्ट्रा पेपर भी ले सकते हैं। आपने पेपर में अपने फॉर्म भर दिया, जो वही फॉर्म में वही पेपर आपने चुने जिसमें आपको पढ़ाया गया। जब आप फॉर्म भरते हैं उसके बाद आप परीक्षा देते हैं और आपका रिज़ल्ट निकलता है। अब जब रिज़ल्ट निकलता है तो हर पेपर जो आपने भरा था उसको आपको अलग से पास करना होता है, टोटल मिला के पास नहीं होता। अगर मैंने 7 पेपर भरे NEP की अगर बात करें तो जिसमें मेरे 3 पेपर कोर के होंगे, एक पेपर मेरा जनरल इलेक्टिव का होगा, एक पेपर एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स होगा, एक पेपर मेरा जनरल इलेक्टिव, एक मेरा पेपर स्किल एनहांसमेंट कोर्स होगा, और एक मेरा वैल्यूएटेड कोर्स। ये 7 पेपर होंगे। 7 पेपर जो आपने पढ़े आपने चुने, और इन हर इंडिविजुअल पेपर को आपको पास करना होगा। कैसे पास होते हैं, कैसे फेल होते हैं, इसका मैं आपको दूसरे प्रश्न मतलब दूसरे भाग में इसका जवाब दूंगा। अब आपने ये भर लिए और आपने एग्ज़ाम दे दिया और आपको रिज़ल्ट मिल गया। अब जो रिज़ल्ट मिलता है इसके अंदर आपको ग्रेड मिलते हैं। हमारे 2019 से SOL में और 2015 से दिल्ली विश्वविद्यालय के हर अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ में ग्रेड सिस्टम आ गए हैं, ना कि मार्क्स बेस। एग्ज़ाम जो होता है वो मार्क्स, क्वेश्चन पेपर में मार्क्स होते हैं, लेकिन जब रिज़ल्ट निकलता है तो उसके ग्रेड निकलते हैं। जो ग्रेड सिस्टम है अभी जो हम यूज़ कर रहे हैं वो 10 पॉइंट ग्रेड सिस्टम है, जिसमें ग्रेड 10 आउटस्टैंडिंग होता है, O से रिप्रेजेंट होता है। ग्रेड 0.9 का मतलब होता है A+, और इसी तरह से 8A, और 4 ग्रेड पॉइंट इसको हम D कहते हैं, और इसके नीचे
हम इसको सीधा ज़ीरो कहते हैं और उस पे हम लिखते हैं एफ़, यानी कि फेल। इसका मतलब है कि ग्रेड पॉइंट 4 से कम नहीं होता, 3, 2, 1 नहीं होता, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 ये हमारे ग्रेड पॉइंट हैं जो हमारे डी से शुरू होके ओ तक जाते हैं। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे अंडर ऑर्डिनेंस 9 अवेलेबल हैं। अब ये ग्रेड पॉइंट की क्या खासियत है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, और ये एसओएल और इवन रेगुलर स्टूडेंट के लिए भी समझ पाना ज़रूरी है और समझना भी चाहिए। ऐसे लगता है कि जब ग्रेड पॉइंट हैं, अगर A+ है 9 तो इसका मतलब है 9 से जो ऊपर होगा और 10 तक जो होगा उसको O मिलेगा, आउटस्टैंडिंग। ये डायरेक्ट मैपिंग या डायरेक्ट मैपिंग की बात होती है, इसको हम एब्सोल्यूट ग्रेडिंग कहते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय में हम एब्सोल्यूट ग्रेडिंग नहीं करते। पहले मैं आपको एब्सोल्यूट ग्रेडिंग और रिलेटिव ग्रेडिंग के बारे में समझाने का प्रयास करूँगा। एक क्वेश्चन पेपर बहुत मुश्किल आया जिसमें बहुत कम बच्चों के मार्क्स 80 से ऊपर आए, तो इसका मतलब है कि 80 वाला भी उस क्लास में आउटस्टैंडिंग होना चाहिए, लेकिन हमारा ग्रेड तो कह रहा है कि जिसके 9 से ऊपर होंगे उसको आउटस्टैंडिंग होगा। तो हमारा जो ग्रेड पॉइंट है वो रिलेटिव है और उसका हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले उसकी हम एवरेज निकालते हैं। एवरेज मीन जितने बच्चे अपीयर हुए और जिन बच्चों के नॉन ज़ीरो नंबर हैं उन सब की मार्क्स की एवरेज निकालते हैं। और स्टैटिस्टिक्स में एक और भी वेरिएबल होता है जिसको हम स्टैंडर्ड डिवीजन कहते हैं, उसकी स्टैंडर्ड डिवीजन भी निकाली जाती है। एक ऐसे विद्यार्थी जिसको स्टैंडर्ड डिवीजन के बारे में ना पता हो, तो जो नॉर्मल बिहेवियर है उससे हम कितना डिवेट हो रहे हैं उस चीज़ का ध्यान रखते हुए हम ग्रेडिंग करते हैं। अर्थात अगर मार्क्स बच्चों के कम आ रहे हैं तो हम कम नंबर पे भी उसको ग्रेड ओ दे देंगे। अगर वो एब्सोल्यूट होता तो उसको 9 से ऊपर ही होना पड़ता ओ लेने के लिए। कभी कभी 8 वाले को भी ओ ग्रेड मिल सकता है। ये है रिलेटिव ग्रेडिंग। तो दिल्ली विश्वविद्यालय ने जो ग्रेडिंग सिस्टम अडॉप्ट किया वो स्टूडेंट के बेनिफिट के लिए है। तो अगर पेपर मुश्किल है, अगर पेपर आसान है, तो हम स्टूडेंट को डिसएडवांटेज नहीं देते। अर्थात बहुत सारे बच्चों के नंबर बहुत ज़्यादा हाई पे हैं तो उनके नंबर हम कम नहीं करते, लेकिन अगर रिज़ल्ट में स्टूडेंट्स की जो एवरेज है और उसका स्टैंडर्ड डिवीजन इस तरह से है कि बच्चों के हाई मार्क्स कम आ रहे हैं, तो हमारे ग्रेड जो हैं वो लोअर वैल्यू पे भी हाई ग्रेड बन जाते हैं। उल्टा वाला प्रोसेस हम नहीं लेते, इसका विपरीत प्रोसेस नहीं लेते। पेपर आसान है तो ग्रेड की वैल्यू हाई कर दीजिए। तो ये रिलेटिव ग्रेडिंग हम यूज़ करते हैं। जैसे मैंने बताया कि आपने 7 पेपर लिए हैं तो सातों के सातों पेपर आपको अलग से पास करने पड़ेंगे, ठीक है जी। और उस आपके हर पेपर की दिल्ली विश्वविद्यालय में जितने भी स्टूडेंट उस पेपर में अपीयर हुए हैं उनके स्टैटिस्टिकल एनालिसिस से उनके ग्रेड पॉइंट निकाले जाते हैं। अगर आप जो लोएस्ट पॉइंट आया, मान लीजिए हम ये कहते हैं कि लोएस्ट पॉइंट आया 30, तो इसका मतलब है कि अगर किसी बच्चे के 30 मार्क्स हैं तो वो पास है, तो उसको हमने मान लीजिए डी ग्रेड दे दिया। तो एक बच्चा जिसके 29 हैं, 28 हैं, 27 हैं, 26 हैं, 25 हैं या 0 है, वो सारे के सारे एफ़ माने जाएंगे। क्योंकि हम नंबर नहीं बताते, ग्रेड बताते हैं। तो इसका मतलब है कि अगर हमारा कट ऑफ 30 है तो हम एनीबडी वो हैज़ गॉट 30 उसको हम ग्रेड डी दे देंगे। ये हो सकता है कि जब हमने स्टैटिस्टिकल एनालिसिस बनाया तो 40 वाले को सी मिल गया और इस तरह से ग्रेडिंग हो गई। लेकिन रिज़ल्ट बहुत ख़राब है तो हमारा ग्रेडिंग 30 की जगह पे 25 पे भी पास हो सकता है बच्चा। लेकिन 25 वाला पास हो गया, हमारा स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में बताया, तो 24 वाला फेल माना जाएगा। ये नहीं है कि अगर मेरा 1 नंबर ज़्यादा होता, अगर 1 नंबर ज़्यादा होता तो आप 25 होते, लेकिन जो भी कट ऑफ निकला उस कट ऑफ से नीचे सारे बच्चे ग्रेड एफ में माने जाते हैं। इसमें मार्क्स नहीं होते, ग्रेड पॉइंट होता है। कई बार बच्चे आते हैं कि ये मेरा 0 लिखा है। 0 का मतलब 0 मार्क्स नहीं है। 0 का
है कि जो कट ऑफ निकला आपके मार्क्स उससे कम है, चाहे वो 1 नंबर कम हो चाहे 10 नंबर कम हो, आपका ग्रेड F ही माना जाएगा, उसका ग्रेड पॉइंट जो है वो 0 होगा। तो मैं उसको दोबारा एक समराइज़ करने की कोशिश करता हूँ कि जितने पेपर आपने दिए, हर पेपर अपने आप में अलग से उसका स्टैटिस्टिकल एनालिसिस किया जाता है और उसके हिसाब से ग्रेड पॉइंट कैलकुलेट होते हैं और हमारा ग्रेड रिलेटिव है। और अगर रिज़ल्ट में डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से है कि बहुत सारे बच्चों के ग्रेड मार्क्स कम आ रहे हैं तो हमारे ग्रेड नीचे हो जाते हैं, लेकिन अगर बच्चों के मार्क्स ज़्यादा आ रहे हैं तो हम ग्रेड्स को ऊंचा नहीं करते हैं। तो ये जो सिस्टम है ये स्टूडेंट फ्रेंडली है। इसने आपने ये 7 पेपर दिए, मान लीजिए आप इसमें से कुछ में पास हो गए, यानी कि आपके ग्रेड D, B, A+ या O कोई रहे होंगे, लेकिन उनमें से कुछ में अनफॉर्चुनेटली किसी वजह से आप ग्रेड F में आ गए। इसमें यहाँ पे एक चीज़ और भी बताने के लिए मैं आपसे शेयर करूँगा कि हमारी जो मार्क्स होते हैं उसके अंदर आपकी इंटरनल असेसमेंट भी जुड़ती है, जो इसकी रेशो अंडर ग्रेजुएट के लिए 25% होती है, अर्थात 100 में से 75 मार्क्स आपके थ्योरी के एंट्रेंस एग्ज़ाम के होते हैं 75% और 25% आईए होती है। और पास करने के लिए दोनों को मिला के आपकी कट ऑफ बनती है, ना कि थ्योरी की अलग और आईए की अलग। तो अब दोनों को मिला के जो कट ऑफ निकलेगी विश्वविद्यालय में हर स्टूडेंट की जिसने एक पर्टिकुलर पेपर दिया है उसके हिसाब से कट ऑफ डिसाइड होगी। अब आपके रिज़ल्ट आ गया फर्स्ट सेमेस्टर का, अब आप को सेकंड सेमेस्टर का रिज़ल्ट के लिए एग्ज़ाम देने के लिए अपने आप को रजिस्टर करना है। ये आवश्यक है। मैं हर स्टूडेंट को यहाँ बता दूँ सेमेस्टर सिस्टम में जो भी अपीयर हो रहे हैं कि आपको फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर दोनों का एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भरना है, तभी आप एलिजिबल होंगे फॉर प्रमोशन फ्रॉम पार्ट 1 टू पार्ट 2। अर्थात आपने फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भरा, आपने एग्ज़ाम दिया, हो सकता है कुछ में पास हो गए हो, कुछ में पास ना कर पाए हों। आपने सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम फॉर्म भरा, आप कुछ में एग्ज़ाम में पास होंगे या कुछ में किसी वजह से पास नहीं कर सके या आप उसमें एब्सेंट भी हुए। उसको फिर हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है कि आपको अगर पार्ट 1 जो कि कंसिस्ट होता है सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 दोनों के फॉर्म भरने हैं, दोनों का कंबाइंड रिज़ल्ट बताएगा कि आप अगली क्लास अर्थात पार्ट 2 जिसको हम सेकेंड ईयर कहते हैं उसके प्रमोशन के लिए एलिजिबल हैं या नहीं हैं। अब हम आते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशन फॉर प्रमोशन फ्रॉम पार्ट 1 टू पार्ट 2 और पार्ट 2 टू पार्ट 3। और अंत में हम बताएंगे पार्ट 3 यानी कि जब आपका फाइनल ईयर है तो आप कब एलिजिबल होंगे ग्रांट ऑफ डिग्री। ये आपने पार्ट 1 का एग्ज़ाम दिया, पार्ट 2 का फॉर्म भरा, पार्ट 2 का भी एग्ज़ाम दिया और दोनों को मिला के जितने आपके टोटल पेपर थे, अगर NEP में फर्स्ट सेमेस्टर में आपके 7 पेपर थे और सेकंड सेमेस्टर में भी 7 थे, तो इन दोनों को मिला के 14 पेपर हुए, 14 पेपर हुए, तो आपको कम से कम 7 पेपर पास करने होंगे, तभी आप एलिजिबल फॉर प्रमोशन टू पार्ट 2 होंगे। अगर किसी वजह से आप किसी पेपर में एब्सेंट हैं या फेल हैं और नंबर आधे से कम हो जाता है तो आप एलिजिबल नहीं हैं प्रमोशन टू पार्ट 2 दैट इज सेकेंड ईयर। तो प्रमोशन क्राइटेरिया होता है कि फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर मिला के, फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर मिलाने के लिए ज़रूरी है कि आप फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भरा हो और आपने दोनों का रिज़ल्ट निकला हो और उसमें को मिला के आधे पेपर आपने पास कर लिए हो। कभी कभी स्टूडेंट ये कहता है जी कि मैंने फर्स्ट सेमेस्टर का फॉर्म भर दिया, एग्ज़ाम दे दिया, सेकंड सेमेस्टर का फॉर्म भर दिया और किसी वजह से मैं सेकंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम नहीं दे पाया। मैं दोबारा बोल रहा हूँ इस बात को, फर्स्ट सेमेस्टर का फॉर्म भरा, मैंने 7 पेपर भरे, 7 पेपर में अपीयर हुआ और 7 में मैं पास हो गया। सेकंड सेमेस्टर का फॉर्म भरा लेकिन किसी निजी कारण वजह से मैं उनमें अपीयर नहीं हुआ।
क्या मैं एलिजिबल हूँ पार्ट 2 के लिए और नॉट? हाँ, आप एलिजिबल हैं अगर आपने पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों का एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भरा है, आपके पास दोनों के एडमिट कार्ड है और दोनों में टोटल पेपर के आधे पेपर में आप उत्तीर्ण हैं, यानी बाकी में आप एब्सेंट भी हो सकते हैं। अर्थात मैंने फर्स्ट सेमेस्टर का फॉर्म भरा, 7 में से 3 एग्ज़ाम दिए, 4 दिए ही नहीं। सेकंड का भरा, 4 दे दिए, 3 रह गया। तो टोटल 7 में अगर देखा जाए फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर को मिला के मैं एब्सेंट हूँ, तो उसको एक मान लेते हैं कि आप फेल हैं। और जिसमें फेल होते हैं उसमें हम वर्ड यूज़ करते हैं ER, असेंशियल रिपीट, कि आपको इसको पास करना है, अगली बार कर लीजिए। लेकिन टोटल 14 में 7 में एब्सेंट और 7 पास हूँ। लेकिन इसके लिए आवश्यक था कि मैंने फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर दोनों का फॉर्म भरा हो, और किसी वजह से मैंने एक सेमेस्टर पूरा भी अगर एब्सेंट रह गया, दूसरे में 7 पेपर में एग्ज़ाम दे दिए और 7 में पास हो गया, तो मैं पार्ट 2 के लिए एलिजिबल हूँगा। इसी तरह से पार्ट 2 यानी थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर, थर्ड का फॉर्म भरा होना चाहिए, फोर्थ का फॉर्म भरा होना चाहिए। अगर किसी वजह से किसी एक सेमेस्टर में कुछ पेपर या पूरा सेमेस्टर आप किसी वजह से ना दे पाएँ, टोटल मिला के जितने पेपर हैं उसके आधे में आप उत्तीर्ण होने चाहिए, पास कर लेने चाहिए। यानी कि आपके हर पेपर में कि कम D से O ग्रेड हो, टोटल F जो हैं वो 7 या 7 से कम हो। एब्सेंट भी हम उसको एक तरह से F ही मानते हैं और उसके आगे ER लिखा होता है। आप सेकेंड ईयर से थर्ड ईयर में प्रमोट हो गए, आप थर्ड ईयर में प्रमोट हो गए, फिर यही ज़रूरी है कि आपने फिफ्थ सेमेस्टर का फॉर्म भरा हो, सिक्स सेमेस्टर का फॉर्म भरा हो और आपका रिज़ल्ट निकला। फिफ्थ सेमेस्टर में जितने पेपर थे आपने सब पास किए, सिक्स सेमेस्टर के जितने पेपर थे आपने दिए, सब पास किए, और फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सेमेस्टर के आपके सारे पेपर पास हैं जितने आपने दिए थे, तो आप एलिजिबल होंगे ग्रांट ऑफ डिग्री। अब कैसे पता लगेगा ग्रांट ऑफ डिग्री? जो आपकी मार्कशीट दिल्ली विश्वविद्यालय देगा उसमें आपके एंड में डिवीज़न लिखी होगी और एक वर्ड लिखा होगा जिसमें लिखा होगा ग्रांट CGPA। ग्रांट CGPA जो आपको मिलता है, जो बच्चे 2023 के बाद में ग्रेजुएट हो रहे हैं या पोस्ट ग्रेजुएट हो रहे हैं, उनको परसेंटेज निकालने के लिए ग्रांट CGPA को 10 मल्टीप्लिकेशन और 10 फैक्टर से उनकी डिवीज़न बनती है। इन बिटवीन आपके SGPA और CGPA मिलता है, लेकिन ग्रांट CGPA आपको जो फाइनल एग्ज़ाम होता है, अर्थात अंडर ग्रेजुएट में 6 सेमेस्टर के बाद 3 साल वाले कोर्स के लिए 6 सेमेस्टर के बाद, जिसमें आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सारे सेमेस्टर के सारे पेपर पास कर लिए हो, तो आपको ग्रांट CGPA मिलता है और आपको डिवीज़न मिलती है, और उस डिवीज़न के हिसाब से आपको दिल्ली विश्वविद्यालय डिग्री देगा। और इस बार तो आपकी डिग्री में काफ़ी नई चीज़ें, नए फीचर भी आपको मिलेंगे। तो सर जैसे NEP लागू हो गया है और उसमें से मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट भी जो है होगी, तो जैसे अभी थर्ड तक हम आए और फोर्थ में शायद जो है कि आपको रिसर्च करनी होगी, तब आपको ऑनर्स में, तो वो भी सर इसी का ही पार्ट है। देखिए मुझे लगता है कि ये जो बच्चे के पास चॉइस है पर्टिकुलर NEP में कि फर्स्ट ईयर के बाद वो एक पर्टिकुलर, जिसे हम कहते हैं सर्टिफिकेशन, एक सर्टिफिकेट लेके जा सकता है। सेकेंड ईयर के बाद यानी थर्ड फोर्थ का मतलब है 1 2 3 4 के सारे पेपर पास करके, यानी कि हर सेमेस्टर में वो 22 क्रेडिट, यानी कि एक साल में 44 क्रेडिट फर्स्ट ईयर के और 44 क्रेडिट सेकेंड ईयर, तो वो डिप्लोमा के लिए एलिजिबल हो जाता है। लेकिन जब आप डिप्लोमा लेते हैं तो फिर आप, इसका मतलब ये है कि आप उस वक्त थर्ड ईयर में जाने में इंटरेस्टेड नहीं है, यानी कि आप ब्रेक लेना चाहते हैं। इसका ये मतलब नहीं है जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर कर रहा है उसको हम 3 सर्टिफिकेशन देंगे, फर्स्ट ईयर के बाद एक सर्टिफिकेट और सेकंड ईयर के बाद डिप्लोमा और थर्ड ईयर के बाद डिग्री और फोर्थ ईयर के बाद डिग्री विद रिसर्च। अगर वो कंटिन्यूशन में करेगा तो जो लास्ट एग्जिट पॉइंट होगा उसके हिसाब से उसको डिग्री मिलेगी।
तो ये बच्चे के ऊपर है कि अगर फर्स्ट ईयर के बाद वो ब्रेक लेता है और वो सिर्फ एक सर्टिफिकेट लेके जाना चाहता है तो जा सकता है। उसके बाद में अगर उसका स्पैन पीरियड लाइव है तो वापस आके वो अपना कोर्स को दोबारा शुरू कर सकता है 3rd सेमेस्टर से। तो सर ये जो एनईपी में है सर, जैसे पहले था कि 5 साल में आपको ग्रेजुएशन पूरी करनी है स्पैन पीरियड, तो इसमें कोई सर लिमिट है? इसका बहुत सिंपल सा है देवला। अगर देखिए मेरे से कोई पूछता है कि एनईपी, एक आम भाषा में ये बोलता हूँ कि आप अपनी डिग्री डिसाइड कर लीजिए, आप अपने स्पीड से डिग्री ले लीजिए। यानी कि मैंने कहा ना, जैसे आप 18 क्रेडिट भी कर सकते हैं। मैं स्लो चलता हूँ, मैं 18 क्रेडिट ले लिए, मैं 5 पेपर ले लेता हूँ 7 की जगह पे। लेकिन जो भी क्रेडिट आप अर्न करते हैं, हमारे पास एक ABC है जिसे कहते हैं एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, उसमें आपके क्रेडिट ट्रांसफ़र हो जाते हैं। उसके अंदर वो जो क्रेडिट हैं वो 7 साल तक रहते हैं। यानी कि अगर मैं ग्रेजुएट कर रहा हूँ तो मेरे पास फर्स्ट ईयर के 44 क्रेडिट चाहिए, तो वो मेरे 3rd ईयर में जब मैं पढ़ रहा हूँ तो 6 साल पुराने हो सकते हैं, क्योंकि 7वें साल में मेरी 3rd ईयर पूरी होगी, तब वो मैं क्रेडिट यूज़ करूँगा फर्स्ट ईयर वाले, लेकिन वो सिर्फ 7 साल तक ही उसकी वैलिडिटी रहती है। तो ये सिर्फ ये है, हाँ आप कर लीजिए, फर्स्ट ईयर द्वारा कर लीजिए अगर वो 7 साल पुराने हो गए, 7 साल से ज़्यादा पुराने हो गए। तो वो ABC में जो आपके क्रेडिट हैं, जिसको आप बाद में रिडीम करके डिग्री सर्टिफिकेट या कोई सर्टिफिकेशन यूनिवर्सिटी से लेंगे, वो सब मैक्सिमम 7 साल पुराना हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर अरोड़ा, इतने आसान शब्दों में DU के पासिंग क्राइटेरिया को, सारे पेपर्स को समझाने के लिए। धन्यवाद मनुष्य।